हेलो स्टूडेंट्स, आपका आर्यावर्त एजुकेशनल एकेडमी में स्वागत है। मैं विवेक यादव आपको हाई स्कूल केमिस्ट्री जो है पढ़ा रहा हूं और इसमें हमारा जो लेक्चर है वो पहला चैप्टर केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शन जो है चल रहा है। और इसमें जो है अभी तक हमने कवर कर लिया है कि हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं। और आपको हम बता दें कि इसमें जो है अभी तक हमने क्या कवर किया है। हमने आपको बताया कि भौतिक प्रक्रम क्या होता है, रासायनिक प्रक्रम क्या होता है, और इसके बाद टाइप्स ऑफ रिएक्शन के अंतर्गत हमने आपको संयोजन अभिक्रिया अर्थात एडिशन अभिक्रिया के बारे में बता दिया है। और इसके बाद हमने आपको ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया के बारे में बता दिया। और इसके बाद हमने प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में भी आपको बता दिया। और हमें विश्वास है कि आपको जो है ये सब जितनी बातें अभी तक बताई गई है आप पीछे के वीडियो को देखकर आ रहे होंगे और आपको पूरी डिटेल में समझ में भी आ रहा होगा। और अंत तक इस वीडियो में भी बने रहिएगा। आज का जो हमारा टॉपिक है अगला रिएक्शन अर्थात दूसरे प्रकार का रिएक्शन है और आपको दिखाई दे रहा होगा कि आर्टिकल हमारा क्या है। आज हम पढ़ेंगे कि द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होता है। अर्थात आज का हमारा टॉपिक क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होता है अथवा विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है। तो उसमें देखे थे कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आपका परमाणु या परमाणुओं का समूह किसी दूसरे परमाणु या परमाणुओं के समूह द्वारा क्या हो जाए, विस्थापित हो जाए, उस रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अधिक क्रियाशील तत्व या एक अधिक क्रियाशील परमाणु या परमाणुओं का समूह किसी कम क्रियाशील परमाणु या परमाणुओं को समूह को क्या कर देती है, विस्थापित कर देती है, वो क्या कहलाता है, विस्थापन अभिक्रिया। लेकिन अब इस वीडियो में हम समझेंगे कि द्विविस्थापन रिएक्शन क्या होता है। अर्थात द्वि शब्द का मतलब क्या होता है, दो, और विस्थापन का मतलब क्या होता है, अदला बदली। अर्थात इसमें क्या होगा कि जैसे दो समूह होंगे वो आपस में क्या करेंगे, अदला बदली करेंगे, उसी को हम क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब यहाँ पर हम आपके परिभाषा जो है लिख कर ले आए हैं, जिसको नोट करना है, नोट्स आप बनाते रहिए और इसको क्या करिए, वीडियो को पास करिए या स्क्रीनशॉट लीजिए और इसके बाद लिख लीजिएगा। अभी ये तो रिएक्शन कराया जाएगा। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया का डेफिनेशन क्या बताएंगे, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें यौगिकों के दो आयनों अथवा अवयवों का परस्पर विनिमय हो जाता है। अब यहां समझिए कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें यौगिकों के दो आयनों अथवा अवयवों का क्या हो जाता है, विनिमय हो जाता है। इसमें दो आयनों का या अवयव, अवयव का मतलब जो समूह है, आपस में क्या हो जाएगा, विनिमय हो जाएगा और तथा नए यौगिक बनते हैं। और यही अभिक्रिया क्या कहलाती है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। और इंग्लिश में क्या कहेंगे, डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। अब इसको उदाहरण के सहायता से समझिए। तो उदाहरण के सहायता से हम यहाँ पर रिएक्शन का जो प्रतीक होता है, समीकरण, उसी को लिख कर लाए हैं। लेकिन अगर इसका हमको भाषा समझना हो तो किस प्रकार से समझेंगे, तो यहाँ ये कहा है पहले रिएक्शन में कि क्या होगा जब सिल्वर नाइट्रेट, इसको जानते रहिएगा, AgNO3 को हम क्या कहते हैं, सिल्वर नाइट्रेट। ये सब नाम आप जानते रहिएगा। ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि NO3 को हम नाइट्रेट आयन कहते हैं और Ag आपका क्या है, सिल्वर है, तो इससे मिलकर बना है, इसलिए क्या होगा, सिल्वर नाइट्रेट हो गया। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि क्या होगा जब सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन, एक्वस का मतलब हम बताए थे ना, अगर AQ लिखा है तो इसका मतलब क्या होता है, जलीय विलयन, अर्थात आपका विलयन के रूप में है। तो जब सिल्वर नाइट्रेट का जलीय विलयन सोडियम क्लोराइड, इसको आप क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड, और इसी को हम क्या कहते हैं, साधारण नमक भी कहते हैं। ये आपका रासायनिक नेम क्या है, सोडियम क्लोराइड। और वैसे पूछा जाए तो इसको हम क्या कहते हैं, साधारण नमक कहते हैं। और व्यापारिक नाम में इसे हम रॉक साल्ट के नाम से भी जानते हैं। तो ये सब जानते रहिएगा। आपस में जब आपका सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन आपस में अभिक्रिया करेगा तो इससे कौन सा नया यौगिक बनेगा, हमको ये बताना है। तो अब यहाँ पर समझो कि जैसे AgNO3 है और NaCl है, तो अब बताओ इसमें कौन से आयन उपस्थित है। यहाँ क्या कहा गया, आयनों।
NO, तो यहाँ पर देखो Ag पर क्या होता है, प्लस चार्ज होता है, और NO3 पर क्या होता है, 1 माइनस चार्ज होता है, और यहाँ Na पर प्लस और Cl पर क्या हो गया, माइनस चार्ज हो गया। तो हम देख रहे हैं कि Ag पर प्लस, NO3 पर 1 माइनस, Na पर प्लस, Cl पर 1 माइनस। तो अब इसमें जानते रहिएगा कि जो आपका रिएक्शन होता है उसमें प्लस जो है माइनस से रिएक्ट करता है, अर्थात प्लस चार्ज क्या करता है, माइनस चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है और यौगिक बना लेगा, और माइनस क्या करेगा, प्लस से रिएक्ट करेगा। जैसे आपको पता होगा, फिजिक्स में भी पढ़ेंगे कि जो समान चार्ज होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, लेकिन विपरीत चार्ज एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जैसे आपको खुद जानते रहिएगा कि समान लोगों में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, लेकिन विपरीत लोगों में क्या होता है, आकर्षण होता है। तो ऐसा समझ सकते हैं। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि Na जो है, Na प्लस क्या करेगा, इससे रिएक्ट कर लेगा, और Ag जो है इससे रिएक्ट कर लेगा। तो इसमें ये हो रहा है कि Na प्लस जो है, Na प्लस या हम Na प्लस को हम कह सकते हैं कि AgNO3 में से इसको क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया। और ये भी कह सकते हैं कि Ag प्लस जो है Cl माइनस को भी विस्थापित कर रहा है। तो एक साथ जो है दो अवयव आपस में क्या हो रहे हैं, विस्थापित हो रहे हैं। AgNO3 में से Ag प्लस निकला, और NaCl में से क्या निकला, Cl माइनस निकला। तो इससे मिलकर Ag और किसका निर्माण हुआ, AgCl का निर्माण हुआ। प्लस क्या बना, देखो ध्यान से समझिएगा, जहां ना समझ में आए डाउट आप ना कमेंट में बताइएगा। AgNO3 के विलयन में से Ag प्लस आयन निकला, NaCl के विलयन में से Cl माइनस आयन निकला, आपस में क्रिया करके AgCl बना लिए। तो यहाँ पर देखो कि दोनों विलयनों में से आयनों का क्या हो रहा है, अदला बदली हो रहा है ना, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, द्विविस्थापन क्रिया। और प्लस क्या बन गया, Na प्लस और NO3, यहाँ पर क्या बन गया, NaNO3 बन गया। तो अब देखो इसको हम क्या कहेंगे, सिल्वर हो गया, और ये क्या होता है, क्लोराइड होता है। आप जानते रहिएगा Cl1 माइनस को हम क्या कहते हैं, क्लोराइड आयन, F1 माइनस को हम क्या कहते हैं, फ्लोराइड आयन, और Br1 माइनस को हम क्या कहते हैं, ब्रोमाइड आयन कहते हैं, और I1 माइनस को हम क्या कहते हैं, आयोडाइड आयन कहते हैं। अर्थात ये जो हाइड्रोजन समूह के तत्व होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये जब एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके इन पर एक निगेटिव चार्ज आ जाता है तो उसी को हम क्या कह देते हैं, हाइलाइड कह देते हैं। अर्थात हाइड्रोजन तत्व के आगे ये तत्वों के निष्कर्षण में बताया जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, सिल्वर क्लोराइड हो गया, और आपका इसको लिख लीजिएगा सिल्वर क्लोराइड, और ये क्या हो गया, सोडियम नाइट्रेट हो गया। तो हिंदी अवश्य जानते रहिएगा क्योंकि आपसे पूछा जाएगा। अब ये समझ में आ गया ना, इसको हम द्विविस्थापन अपक्रिया क्योंकि है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि Ag अगर देखा जाए तो इससे Na को विस्थापित किया, और Na भी इसको इससे विस्थापित किया कि नहीं, आपस में इनमें क्या हो रहा, आयनों का आदान प्रदान हो रहा है ना। Na इससे क्रिया किया और Ag इससे क्रिया किया, तो आपस में आयनों का आदान प्रदान हो रहा है, इसीलिए इसको हम क्या कह देते हैं, द्विविस्थापन अपक्रिया कह देते हैं। अब इसमें समझो कि दूसरा रिएक्शन क्या है। तो इस दूसरा रिएक्शन हमारा है कि बेरियम क्लोराइड का जलीय विलयन, इसको हम क्या कहते हैं, बेरियम क्लोराइड। इसको जानते रहिएगा, क्या कहते हैं, बेरियम क्लोराइड। तो ये आपका हो गया बेरियम क्लोराइड का जलीय विलयन, और ये आपका क्या होता है, सोडियम सल्फेट के जलीय विलयन से जब अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, हमारा यही क्वेश्चन है। तो अब इसमें देखो क्या बनेगा। अब देखो इसमें क्या बनेगा, बेरियम क्लोराइड का जलीय विलयन सोडियम सल्फेट से। तो अब यहाँ पर निगेटिव और पॉजिटिव छांटो। तो अब Ba और Cl में क्लोरीन क्या होता है, निगेटिव इस पर होता है, और Ba पर क्या होता है, प्लस चार्ज होता है। लेकिन अब यहाँ पर बताओ, जैसे BaCl2 है तो Ba पर कितना चार्ज होगा, तो आपको पता होगा क्लोरीन पर एक निगेटिव होता है, और यहाँ पर क्या होगा, Ba2 प्लस और Cl1 माइनस, तभी तो यहाँ इसका चार्ज इस पर आया, इसका चार्ज इस पर। AyBx 9th में एक सूत्र बताया जाता है, AyBx के आधार पर ही हम क्या बताते हैं, सूत्र बनाना बताते हैं। अर्थात इसका चार्ज यहाँ आ जाता है और इसका चार्ज यहाँ आ जाता है, और इसके बाद लिख दिया जाता है। अब देखो y के स्थान पर 1 है और x के स्थान पर 2 है, तो A का मतलब B और y का मतलब 1 हो गया, अर्थात Ba 1 हो गया, और Cl हुआ और x का मतलब 2 हो गया, BaCl2 बनकर तैयार हुआ कि नहीं।
तो ये जानते रहिएगा, ऐसे लिखा जाता है। तो बेरियम क्लोराइड हो गया, यहाँ पर सोडियम सल्फेट, तो इस पर ये प्लस, इस पर ये निगेटिव, और इस पर ये जो है सल्फेट पर 2 निगेटिव और इस पर 2 पॉजिटिव होता है। तो अब प्लस किससे अभिक्रिया करेगा? माइनस से अभिक्रिया, और ये इससे अभिक्रिया करेगा, तो आपका क्या बनेगा? BaSO4 बनेगा, और प्लस क्या बनेगा? यहाँ पर देखो Na और Cl मिलकर क्या बनेगा? NaCl, और वो भी कितने मोल बनेगा? 2 Cl यहाँ पर है, 2 Na यहाँ पर है, तो आपका क्या हो जाएगा? 2 NaCl हो जाएगा। BaSO4 को हम क्या कह देंगे? बेरियम सल्फेट कह देंगे। ये आपका क्या हो जाएगा? बेरियम सल्फेट, और ये क्या हो जाएगा? सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। अब इसमें जानते रहिएगा कि इसके पहले वाले भी रिएक्शन में जानते रहिएगा कि जो यहाँ पर बेरियम सल्फेट बना है ये क्या होता है? अवक्षेप के रूप में बनता है। जैसे ये क्या होता है? अवक्षेप के रूप में, और जब भी कोई पदार्थ अवक्षेप के रूप में बनता है तो उसको हम ऐसे तीर द्वारा क्या करते हैं? नीचे दिखा देते हैं। अब बताओ कि अवक्षेप क्या होता है? तो अवक्षेप का मतलब ये होता है कि जैसे आप क्या करिए, एक वो लीजिए, बर्तन लीजिए, और उसके बाद जल भर दीजिए उसमें, जैसे टैंक लीजिए, और उसमें क्या करिए? जल में आप बालू, कंकड़, पत्थर ये सब डाल दीजिए, तो आप देखेंगे कि जो बालू के कण होते हैं वो तलहटी में अर्थात नीचे वाले हिस्से में क्या होते हैं? बैठ जाते हैं, और वही क्या कहलाता है? अवक्षेप कहलाता है, कि बचा हुआ भाग जो नीचे बैठ गया है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप जो उत्पाद आपके बन रहे हैं, अगर वो क्या हो रहे हैं? नीचे जो है वही जो आपका उत्पाद बना है उसी में रह जाते हैं, और नीचे जो है तलहटी में बैठ जाते हैं, तो इस अभिक्रिया को हम अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। तो जितने भी द्विविस्थापन अभिक्रियाएं होते हैं वो सभी अवक्षेपण अभिक्रिया होती हैं। आगे हम अवक्षेपण अभिक्रिया आपको बताते हैं। और इसके पहले, अभी इसके पहले वाले रिएक्शन में आपका क्या था? AgCl बना था ना, तो ये भी जानते रहिएगा AgCl यहाँ जब बना था तो यहाँ जानते रहिएगा कि AgCl जो होता है इसका सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त होता है। अगर पूछा जाए कौन सा अवक्षेप? सफ़ेद अवक्षेप। और यहाँ भी क्या होता है? सफ़ेद कलर का अवक्षेप प्राप्त होता है। तो हमें विश्वास है कि ये दोनों रिएक्शन समझ में आ गया होगा, और किस प्रकार से द्विविस्थापन है ये भी क्लियर हो गया होगा। अब हम जो है आपको तीसरा रिएक्शन समझाते हैं। अब तीसरे रिएक्शन में समझिए कि बेरियम क्लोराइड है, यहाँ पर देखो BaCl2 एक्वस जलीय विलयन होना चाहिए, तो बेरियम क्लोराइड का जलीय विलयन, और प्लस क्या है? कॉपर सल्फेट हो गया, इसका भी क्या है? जलीय विलयन। तो अब देखो, जैसे यहाँ पर क्या है? एक्वस विलयन है, तो बेरियम क्लोराइड का जलीय विलयन, कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन। अब वही हमको पुनः याद आया कि इसमें पॉजिटिव क्या है, निगेटिव क्या है। तो अब देखो कि Ba पर क्या होता है? 2+ होता है, और Cl पर क्या होता है? 1- होता है। जब इसको आयन के रूप में तोड़ेंगे तो यहाँ क्या आएगा? Ba2+ और 2Cl-। तो 2+ और 2- मिलकर 0 चार्ज हुआ कि नहीं? अर्थात इस अवस्था में अगर पूछा जाए कितना चार्ज है? उदासीन है। और इसमें क्या होता है? कॉपर 2+ हो जाएगा और SO4 2- हो जाएगा, तो यहाँ +2 और यहाँ पर क्या होता है? -2 होता है। तो अब इसमें आपस में आयनों का आदान प्रदान हो रहा है, इसीलिए इसको हम द्विविस्थापन अभिक्रिया या आयन विनिमय अभिक्रिया भी कह सकते हैं। तो अब देखो Ba2+ किससे अभिक्रिया करेगा? प्लस किससे अभिक्रिया करता? माइनस से। क्यों ऐसा करता है? क्योंकि विपरीत लोग आपस में क्या करते हैं? अट्रैक्शन करते हैं। तो इसीलिए आप जानते रहिएगा प्लस माइनस से अभिक्रिया, विपरीत प्रकृति के लोग अर्थात आपस में अभिक्रिया हो गई। तो Ba2+ SO4 2- से, और कॉपर 2+ Cl2 से क्रिया करेगा। तो अब यहाँ पर BaSO4 मिलकर क्या बना लिया? BaSO4 बन गया, और प्लस क्या बन गया? CuCl2 बन गया। या अब यहाँ पर देखो ऐसा कर सकते हैं इसमें, जैसे देखो यहाँ पर आपका क्या है? Cl2 है, हाँ ये भी बन सकता है, जैसे ये CuCl2 यहाँ पर बनकर तैयार हो गया। अब देखो ये क्यूप्रस क्लोराइड है, इसको जानते रहिएगा, आपका ये बन गया, और ये क्या है? बेरियम सल्फेट है, और ये क्या है? अवक्षेप के रूप में बना है। अवक्षेप का मतलब क्या होता है अभी हमने बता दिया। तो ये रिएक्शन जो क्या करिए आप नोट कर लीजिए, समझ में आ गया होगा। अब हम लास्ट रिएक्शन आपको बताते हैं कि FeCl3। FeCl3 का मतलब होता है फेरिक क्लोराइड। जैसे यहाँ पर लास्ट चौथा रिएक्शन हमारा है कि FeCl3 के जलीय विलयन,
FeCl3 का जलीय विलयन अमोनियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन से क्रिया करता है। तो अब देखो ध्यान से समझिएगा, जहाँ ना समझ में आए कमेंट में आप पूछिएगा। FeCl3 का मतलब क्या होता है? फेरिक क्लोराइड। ये क्या है? फेरिक क्लोराइड है। अब इसको देखो फेरिक क्लोराइड क्यों कहे, तो जानते रहिएगा Fe जो है दो प्रकार की संयोजकता दिखाता है, एक Fe2+ और एक क्या होता है Fe3+। तो Fe2+ को हम क्या कहते हैं? फेरस कहते हैं, और इसके बाद Fe3+ को हम क्या कहते हैं? फेरिक कहते हैं। अर्थात कभी भी अगर एक तत्व एक से अधिक संयोजकता दिखाता है तो जो कम संयोजकता होती है उसमें हम अस लगाते हैं, और जो अधिक संयोजकता होती है उसमें हम क्या लगाते हैं? इक लगाते हैं। ये बात आप ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर समझो, यहाँ पर क्यों कैसे हम संयोजकता जाने कि इस पर 3 है। तो देखो Fe क्या है? Cl3 है, तो इसका चार्ज इस पर आता है और इसका चार्ज यहाँ पर जाता है। तो Fe पर क्या आएगा? 3+ और Cl पर 1-। तो यहाँ पर देखो Fe3+ Cl पर 1-। अगर आपका FeCl2 होता तो क्या होता? अब इसका चार्ज यहाँ पर जाता तो Fe पर 2+ और Cl पर 1- हो जाता। तो ये भी समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर ये फेरस क्लोराइड होगा और यहाँ पर क्या होगा? फेरिक क्लोराइड होगा। अब यहाँ पर समझो कि आगे प्रोसेस क्या होगा। अब इसमें देखो NH4OH है, तो NH4 को जानते रहिएगा। जो जो छोटी बातें होते हैं ना हम यहाँ पर समझा दे रहे हैं, आप 9th 8 सब में पढ़कर आए होंगे, लेकिन जिसको भी समझ में नहीं आ रहा है उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? एक एक छोटी छोटी बातों को भी बता रहे हैं। इसलिए आप ध्यान से जो है नज़रें आपकी स्क्रीन पर ही रहनी चाहिए, इसको जानते रहिएगा। अब यहाँ पर NH4+ को जानते रहिएगा, हम क्या कहते हैं? अमोनियम आयन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? अमोनियम आयन कहते हैं। और OH- को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोक्साइड आयन कहते हैं। हाइड्रोक्साइड, इसको लिख लीजिएगा, हाइड्रोक्साइड आयन। तो अब यहाँ पर NH4OH है, तो दोनों मिलकर क्या बना लेंगे? अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना लेंगे। तो इसका नाम हम लिख नहीं रहे, जानते रहिएगा क्या होगा? अमोनियम हाइड्रोक्साइड होगा। तो आपस में क्रिया करेंगे तो क्या बनाएंगे? तो देखो Fe पर क्या है? यहाँ पर पॉजिटिव, Cl पर निगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर निगेटिव। तो प्लस किसके पास जाएगा? माइनस के पास। ये प्लस किसके पास जाएगा? माइनस के पास। तो Fe और OH मिलकर क्या बनाएंगे? फेरिक हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। अब यहाँ पर Fe पर क्या चार्ज है? 3+ है। इस पर बताओ कितना चार्ज आएगा? 3+ आएगा। और यहाँ पर OH पर क्या है? 1- है। तो ऐसा चार्ज लिख लो। तो इसका चार्ज यहाँ पर आएगा और इसका चार्ज यहाँ पर आएगा। तो अब इसके स्थान पर हम 1 लिखेंगे। सूत्र कैसे बनाएंगे? यही सबसे प्रॉब्लम होती है रिएक्शन में कि सूत्र कैसे आता है, तो वही हम समझा रहे हैं। तो इसका चार्ज यहाँ लिखे, इसका चार्ज यहाँ। अब OH क्या है? 3 है, तो FeOH का होल थ्राइस, अर्थात फेरिक हाइड्रोक्साइड का अब सूत्र क्या हो गया? FeOH का होल थ्राइस। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? FeOH का होल थ्राइस। और प्लस अब क्या बचेगा? NH4+ है और यहाँ पर क्या है? Cl- है। तो अब बात आई कि पूछिए कि सर इसको हम NH4Cl3 क्यों नहीं लिखे? तो आप बताओ कि NH4 पर क्या होता है? प्लस और Cl पर माइनस। तो इसका चार्ज जब यहाँ आएगा तो 1 और इसका आएगा तो 1, तो 1 क्या हो गया? 1 हो गया। अर्थात 1:1 का मतलब क्या है? कुछ नहीं। तो यहाँ पर NH4 1 बार और Cl भी क्या होगा? 1 बार लिखना पड़ेगा। तो यहाँ आपका क्या बन गया? NH4Cl। तो इसका नाम क्या होगा? फेरिक हाइड्रोक्साइड, इसका अमोनियम क्लोराइड। तो ये बनकर आपका क्या हो गया? तैयार हो गया। तो आपको क्लियर हो गया होगा किस प्रकार से रिएक्शन हो रहा है। और रिएक्शन होने में जैसे देखो, रिएक्शन तो आप याद कर लेंगे, लेकिन जब आप कॉन्सेप्ट समझ लेंगे कि सूत्र को हम कैसे लिख रहे हैं और किस प्रकार से प्लस माइनस से क्रिया कर रहा है, तो आपको आसानी हो जाएगी समझने में। तो इतना क्या करिए, आप नोट कर लीजिए, अब इसके आगे बताया जाता है। अब इसमें देखिए, जैसे इसी में इस रिएक्शन को देखिए, अभी जो हम बता रहे थे, FeCl3 + NH4OH, FeOH का होल थ्राइस, NH4Cl, अर्थात फेरिक क्लोराइड जो है जब अमोनियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया की तो फेरिक हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड बना। तो क्या यह रिएक्शन अभी बैलेंस है? देखो यहाँ पर क्या है? 3 Cl, यहाँ पर 1 Cl, बैलेंस है? नहीं है।
तो अब हमको क्या करना है, बैलेंस तो करना ही पड़ेगा। तो जब यहाँ पर 3Cl है तो यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा, 3 करना पड़ेगा। तो ये आप दिमाग से करिएगा। तो यहाँ पर हम क्या कर दिए, 3 कर दिए। तो अब बात आई कि देखो 3NH4 बन गया, बना कि नहीं, 3NH4 हो गया। तो अब जब ये आपका क्या होता है, प्रोडक्ट होता है, और ये क्या होता है, रिएजेंट होता है। और ये क्या करता है, बैलेंस तराजू का काम करता है। दोनों तरफ क्या होना चाहिए, इक्वल होने चाहिए परमाणु। अब यहाँ पर 3 अमोनियम आयन है और यहाँ पर क्या बैठा है, एक ही अमोनियम आयन बैठा है। तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, 3 करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 3 कर दिए। तो अब हाइड्रोक्साइड को पकड़ो, 3 हाइड्रोक्साइड, यहाँ क्या है, 3 हाइड्रोक्साइड, ये भी बैलेंस है, Fe1 है, Fe1 है। अर्थात अब आपका रिएक्शन क्या हुआ, बैलेंस होकर तैयार हुआ। अर्थात आप रिएक्शन तो कर लेंगे, लेकिन अगर आप बैलेंस नहीं कर पाएंगे तब भी क्या होगा, आपका रिएक्शन गलत माना जाएगा। इसलिए आप पहले रिएक्शन से प्रोडक्ट बनाइए, कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, और इसके बाद उसको बैलेंस करिए, अर्थात संतुलित रासायनिक समीकरण क्या करिए, प्राप्त करिए। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कैसे होती हैं। और आपको हम बता दें कि जो द्विविस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं उसके फलस्वरूप क्या बनता है, अवक्षेप प्राप्त होता है। जैसे सबसे पहले एक रिएक्शन में देखें कि AgCl का सफेद अवक्षेप प्राप्त हुआ, बेरियम सल्फेट का सफेद अवक्षेप प्राप्त हुआ, इसी प्रकार से आपका यहाँ फेरिक हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप प्राप्त हुआ। तो ये सब क्या होते हैं, अवक्षेप प्राप्त होते हैं। तो उसी को क्या कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। अर्थात जो अभी हम द्विविस्थापन अभिक्रिया पढ़े हैं ना, वही आपका क्या हो जाता है, अवक्षेपण अभिक्रिया हो जाता है। तो कभी भी अवक्षेपण अभिक्रिया पूछे तो आप यही बताइएगा कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप अविलेय पदार्थ का क्या होता है, निर्माण होता है या अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। और आप उदाहरण के रूप में, एग्जाम्पल के रूप में कह सकते हैं कि जितने भी द्विविस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं वो सब क्या होती हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया होती हैं। तो आपका अवक्षेपण अभिक्रिया भी क्या होता है, क्लियर होता है। परिभाषा लिखना है और इसके बाद यही सब एग्जाम्पल जो पहले बताया गया है उसको लिख देना है। अब हम आ जाते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब इसके बारे में पढ़ते हैं कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है। तो हम आपको बता दें डिफिनीशन के रूप में, उदासीनीकरण अभिक्रिया का मतलब होता है कि जब एक अम्ल अर्थात एक एसिड और एक आपका क्या हो, क्षार हो, क्षार को हम बेस कहते हैं, जब एक अम्ल तथा एक क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो उनके फलस्वरूप लवण तथा जल बनता है, अर्थात साल्ट प्लस वाटर बनता है। और इसी रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या कह देते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि आपका एक क्या होना चाहिए, अम्ल होना चाहिए, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। और प्लस आपका क्या होना चाहिए, क्षार होना चाहिए, अर्थात क्या हो गया, बेस हो गया। आपस में जब ये दोनों क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे, अर्थात रिएक्शन करेंगे, इनके बीच क्या होगी, क्रियाएं होगी, तो उसके फलस्वरूप यहाँ पर क्या बनता है, लवण बनता है, अर्थात यहाँ पर क्या हो गया, साल्ट हो गया, और प्लस क्या बनता है, जल बनता है, वाटर बनता है। और यही अभिक्रिया क्या कहलाती है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। तो स्टूडेंट्स आपको कंफर्म हो गया होगा कि उदासीनीकरण अभिक्रिया अगर आएगा तो डिफिनीशन में क्या लिखना है। जैसे आप सब क्या हैं, अभी बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे जो 10th में होंगे वो एक प्रकार से बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो और उसी के साथ आपका अगर बेसिक सही रहेगा तो आप क्या करेंगे, आगे के जब क्लास में जाएंगे तो आपका अभी से अगर बेसिक सही है तो आपका आगे भी दिक्कत नहीं होगा। इसलिए मन लगाकर आप पढ़ाई करते रहिए और जो भी डाउट हो कमेंट में आप पूछिएगा, हम आपका डाउट पूरी तरह से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो इसलिए अब आगे समझिए क्या होगा। उदासीनीकरण अभिक्रिया समझ में आ गई। अब हम आपको बता देते हैं एग्जाम्पल इसके अंतर्गत। तो एग्जाम्पल में देखो कि आपका क्या है, अम्ल और क्षार। हम आपको बता दें कि इसके बाद ही जो चैप्टर है सेकंड, उसमें हम अम्ल क्षार के बारे में बताएंगे, लेकिन अम्ल के बारे में थोड़ा बता देते हैं कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं या स्वाद में खट्टे होते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। और क्षार का मतलब ये होता है कि वे पदार्थ जिनका जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, OH- आयन देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। या जिनकी प्रकृति क्या होती है, कड़वे प्रकार के होते हैं, वही सब क्या होते हैं, क्षार होते हैं, अगर भौतिक दृष्टि से देखा जाए। तो आपके अम्ल के अंतर्गत मान लीजिए हम क्या ले लिए,
HCl ले लिए, इसको हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। और ये क्या होता है, एक प्रबल अम्ल होता है। HCl अम्ल के रूप में ले लिए और इसके बाद क्षार के रूप में मान लीजिए हम NaOH ले लिए, और NaOH आपका क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये प्रबल अम्ल है और ये क्या है, प्रबल क्षार है। तो अब इसमें देखो H पर क्या होता है प्लस, Cl पर माइनस, Na पर प्लस, OH पर माइनस। आप वही प्लस माइनस का खेल देखिए, जैसे आप प्लस माइनस जो है यौगिक में डिफरेंट कर लेंगे तो जब रिएक्शन कराना है दिमाग की बत्ती जल जानी चाहिए कि क्या याद आना चाहिए कि प्लस जो है माइनस के पास जाएगा और माइनस प्लस के पास जाएगा। तो अब यहाँ प्लस इस पर अटैक किया, Na कहा चलो Cl आपस में मिलकर कुछ बना लेते हैं, और OH माइनस जो है H प्लस के साथ। अब H प्लस OH माइनस मिलकर जल का निर्माण किया, और Na और Cl मिलकर क्या बना लिया, NaCl बना लिया, और प्लस क्या हो गया, जल बना लिया। अब NaCl क्या है बेचारा, NaCl जो है क्या है, नमक, जिसको आप खाते हैं। नमक के बिना कोई चीज़ अच्छा रहेगा? आप कोई ऐसा भोजन बताइए जो नमक के बिना हो। जैसे हो सकता है बहुत भोजन है, लेकिन अगर वैसा है नमक जिसमें ज़रूरी है तो थोड़ा भी कम हो जाता है तो अच्छा नहीं रहता है। तो NaCl क्या हो गया, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड या साधारण नमक हो गया, और प्लस H2O जानते ही हैं वाटर है, इसको हम क्या कहते हैं, जल हो गया, या इंग्लिश में क्या है, वाटर या पानी कह देते हैं। तो अब देखो कि आपका ये क्या है, अम्ल है, ये क्या है, क्षार है, और ये क्या है, लवण है। अर्थात एक प्रकार से कह सकते हैं अम्ल और क्षार मिलकर किसका निर्माण किए, साल्ट का, और प्लस क्या बना दिए, जल बना दिए। तो यही रिएक्शन जो है पूरा, इसी को हम क्या कह देते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कह देते हैं। तो अब हम आपको बता देते हैं कि ये अभिक्रिया जो होती है इसमें उष्मा निकलती है। अर्थात एक क्या होता है, उष्मा निकलता है, इसको हम उष्माक्षेपी अभिक्रिया के रूप में भी जान सकते हैं। तो जो उष्मा निकलता है इस अभिक्रिया के फलस्वरूप, उसी को हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण उष्मा कहते हैं। अगर पूछा जाए उदासीनीकरण उष्मा क्या है तो आप बता सकते हैं कि जब एक अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके साल्ट और जल बनाते हैं तो उसके फलस्वरूप जो उष्मा रिलीज होती है उसी को हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण उष्मा कहते हैं। और हम आपको बता देते हैं कि जो यहाँ पर उष्मा निकलती है, जब आपका एक प्रबल अम्ल और एक प्रबल क्षार होता है तो इससे जो उष्मा निकलती है वो 13.7, यहाँ पर लिख देते हैं, उष्मा जो निकलती है 13.7 किलो कैलोरी, इतना उष्मा निकलती है, इसको जानते रहिएगा। और ये जो उष्मा होती है प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के लिए क्या होती है, नियत रहती है, अर्थात 13.7 किलो कैलोरी ही निकलेगी। लेकिन अब इसमें बात ये आई कि अगर यही क्या हो जाए, दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार के बीच रिएक्शन हो, अर्थात एक आपका क्या हो, दुर्बल अम्ल हो और एक क्या हो, दुर्बल क्षार हो, तो क्या उसके लिए जो उष्मा निकलेगी उदासीनीकरण उष्मा वो 13.7 किलो कैलोरी ही होगी। तो हम आपको बता देते हैं उस स्थिति में क्या होता है, उष्मा कम हो जाता है, अर्थात 13.7 से कम होकर लगभग 13.3 किलो कैलोरी उष्मा हो जाता है। जैसे आपका एक दुर्बल अम्ल के अंतर्गत जैसे एस्टिक अम्ल आ गया, CH3COOH, इसको हम एस्टिक अम्ल या एथनोइक अम्ल भी कहते हैं। ये क्रिया किससे कर ले, आपका दुर्बल क्षार के अंतर्गत अमोनियम हाइड्रोक्साइड आ गया, तो ये आपका दुर्बल क्षार हो गया। इससे जब अब क्रिया करेगा तो CH3 यहाँ पर बता देते हैं, CH3COON- को हम क्या कहते हैं, एसीटेट आयन, इसको क्या कहते हैं, एसीटेट आयन। और H प्लस को जानते ही वो हाइड्रोजन है, तो अब यहाँ पर H प्लस और ये निगेटिव NH4 प्लस अमोनियम, यहाँ हाइड्रोक्साइड, तो याद आ गया, माइनस प्लस के साथ, माइनस प्लस के साथ। तो यहाँ पर जब ये अब क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, CH3COONH4, ये आपका क्या बन गया, साल्ट बन गया, और इसका नेम क्या होगा, अमोनियम एसीटेट हो गया, और प्लस क्या होगा, वाटर आपका जल बनकर तैयार हो गया।
अब इसमें बताओ कितना उष्मा इसमें रिलीज होगी, तो लगभग इसमें जो उष्मा निकलती है वो अब 13.7 से कम हो जाएगी और लगभग 13.3 किलो कैलोरी। जो आपका कैलोरी होता है वो उष्मा का क्या होता है, मात्रक होता है। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि उदासीनीकरण उष्मा क्या होता है या उदासीनीकरण अवक्रिया क्या होती है, और अगले चैप्टर में जब अम्ल क्षार लवण पढ़ाया जाएगा तो वहाँ और क्लियर हो गया होगा। तो हमें पूर्ण विश्वास है कि आपको ये लेक्चर जो है पूरी तरह से समझ में आ गया होगा कि द्विविस्थापन अवक्रिया क्या होता है, और इसके बाद द्विविस्थापन अवक्रिया के बाद अवक्षेपण अवक्रिया क्या होता है, और इसके बाद उदासीनीकरण अवक्रिया क्या होता है, और किस प्रकार से रिएक्शन होता है, पूरा जो है आपको समझ में आ गया होगा। और आप क्या करिए, इसका नोट्स बना लीजिए और उसको रिवाइज करते रहिएगा, और इसी के साथ पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।